अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपना चैप्टर 10 शुरू करना है जो कि है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बेटे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ मतलब लाइट के ऊपर वो काम करते हैं। ठीक है, हम लोगों के पास बेटे बहुत से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। जो आपकी ग्लासेज हैं ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह वगैरह। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं विजुअल एंगल। वो एंगल जो हमारा किसी चीज़, हमारी आंख नेकेड आई यानी इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं लगी हुई, जैसे सिंपली आपकी आंख जब किसी चीज़ को देखती है तो ये उसके साथ एक एंगल बनाती है। उस एंगल को हम लोग कहते हैं कि ये विजुअल एंगल है। ठीक हो गया। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एक नॉर्मल आई, ठीक है, जब किसी चीज़ को देखती है तो जिस डिस्टेंस पर वो चीज़ उसको क्लियर नज़र आती है वो उसका लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। आप इसको अपनी बुक से देखो, आप बुक को एक मिनिमल डिस्टेंस पर रखते हो, आपको लफ्ज़ बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं। आप बुक को उठा के अपनी आंखों के साथ लगा दो, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा ना, सब कुछ ऐसे बड़ा बड़ा नज़र आने लगेगा। और आप बुक को उठा के बेटे कमरे के ओ दूसरे कोने पर रख दो तो आपको इस सूरत हाल में भी नज़र नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो जब हमारे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन से चीज़ें दूर जाना शुरू होती है तो वो छोटी होने लगती हैं, और जब वो हमारे से करीब आने लगती है वो बड़ी हो जाती है और ब्लर हो जाती है, हमें समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़ है। तो वो वाला डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पर एक आँख किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियरली देख सकती है उसको हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट कहते हैं। नॉर्मल जो यंग पीपल होते हैं उसमें 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ये चीज़ विद एज एंड विद आई और विद एवरी पर्सन चेंज होती है। ठीक है, ये एक ऐसे एक एवरेज बताइए कि नॉर्मली ऐसे होता है। जैसे बुजुर्ग होते हैं उनकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है या दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है, तो उस सूरत हाल में उनका जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो डिफरेंट होता है। या कोई बीमार है, जैसे शुगर मोस्टली आंखों को इफेक्ट करती है, ठीक है, तो उस सूरत हाल में भी ये चेंज हो जाता है। उसके बाद बेटे हम पास आती है मैग्निफिकेशन। ये बेटे एक लेंस पड़ा हुआ है, इस लेंस के साथ जो एफ लिखा हुआ है बेटे इसको हम फोकस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोगों के पास जो ऑब्जेक्ट, सब जहाँ पे एरो लगा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये नीचे पी लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है हमारे लेंस से। ठीक है, और दूसरी तरफ बेटे हम लोगों के पास मौजूद है क्यू। क्यू इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, जो उल्टा हुआ है ना ये इमेज है। ठीक है, तो जो पी है उसको हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए शो करते हैं और क्यू को हम डिस्टेंस ऑफ इमेज के लिए शो करते हैं। ये एफ टू एफ का मतलब है कि जो फोकस पॉइंट होते हैं यानी फोकल लेंथ होती है वो। अच्छा बेटे, जो हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन होती है वो होती है द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपके पास पीछे जो हमारी तस्वीर थी उसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास एक साइज ऑफ इमेज है, ठीक है, और जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमने उसकी एक रेशियो निकालनी है। ठीक है, कि उसको हम मैग्निफिकेशन कहेंगे। ठीक हो गया, या हम इसको कह सकते हैं कि जो इमेज का डिस्टेंस होता है और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उससे भी हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। उसके बाद बेटे हम लोगों के पास आती है एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, वो कहते हैं द मैग्नीफाइंग पावर और द एंगुलर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड। एंगुलर जब आ गया था तो आपको पता चल गया था यहाँ पे एंगल्स की बात होगी। ठीक है, angle subtended by the images as shown through the optical devices so that subtended by the object at unaided eye। अब क्या करें बेटे, पहले आप लोग देख लो इस चीज़ को विदाउट ग्लासेस। ठीक है, एक जो उसके साथ हमारा विजुअल एंगल बनेगा वो ले लें, फिर उसके बाद अपनी ग्लासेस या जो भी आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, वट एवर आप लगाना चाहते हैं, अपनी आंखों के सामने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना चाहते हैं वो लगाएं, उससे जो आपको ऑब्जेक्ट नजर आएगा उसका एंगल देखें, और इनकी जब आप बेटे रेशियो निकालेंगे यानी मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ओवर एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, यानी एम इज इक्वल टू बी ओवर अल्फा या थीटा आई ओवर थीटा ओ, तो वो हमारे पास बेटे मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन कहलाएगी। उसके बाद आ जाती है बेटे रेजोल्यूशन। बेटे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट होती है बेटे हमारे पास, ठीक है, वो जहाँ तक हमें उसकी बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन मिले ना उसको हम उसको कहते हैं इसकी अच्छी रेजोल्यूशन है। मतलब
यहाँ पर उसने कहा कि आपने 2 पॉइंट्स लगाए हुए हैं, ठीक है? 2 नुक्ते लगाए हुए हैं और आप उनको देखते जा रहे हो, यहाँ तक कि हम लोगों को वो पता चलता रहे कि ये 2 सेपरेट सोर्सेज़ हैं, वहाँ तक रेज़ोल्यूशन पावर अच्छी है। यानी डिटेल हमें पता चले, जब हमें वो दोनों मर्ज होके पता लगने लगी, हमें लगे ये एक ही चीज़ है, तो फिर अब हमारी रेज़ोल्यूशन पावर ख़राब हो गई है। द ऑप्टिकल रेज़ोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप और अ टेलीस्कोप इज़ tells us how close together the 2 point sources of the light can be, so that they are still seen as 2 separate sources. If 2 point sources are too close, they will appear as one, because the optical instrument make a point source look like a small disk or spot of light with circular diffraction fringes. Although the magnification can be made large as one desire, वो कह रहा है कि मैग्निफिकेशन को जितना मर्जी आप बड़ा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप अच्छे लेंस लो, यानी जिनकी फोकल लेंथ अच्छी हो, by choosing appropriate focal length, but the magnification alone is no use unless we can see the detail of the object. हम जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स ना देख लें तब तक हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। बेटा स्कूल में जब आपने अपने वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखी होगी बायो में, तो आपने जब वो उसके अंदर वो एलिमेंट देखा होगा, आपको समझ कुछ नहीं आई होनी है, वो मर्ज हुई होनी है, ठीक है? तो वो मैग्नीफाई तो कर दिया, यानी मैग्नीफाई का मतलब है कि एक चीज़ को बड़ा करके दिखा दिया, लेकिन उस बड़े में ये ना पता चले कि इसमें चीज़ें कौन सी मौजूद हैं। तो ये होती है रिजॉल्विंग पावर की कमी। रिजॉल्विंग पावर क्या करती है कि वो इमेज को बड़ा तो होता है मैग्निफिकेशन की वजह से, लेकिन रिजॉल्विंग पावर उसकी छोटी से छोटी डिटेल भी हमें बताती है। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इट्स एबिलिटी टू रिवील द माइनर डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिनेशन। Resolving power is expressed as the reciprocal of the minimum angle which 2 point sources subtend at the instrument, so that their image are seen as two distinct spots of the light rather than one. Relay showed that for the light of wavelength lambda through a lens of diameter d, the resolving power is, जो resolving power के बेटा फॉर्मूला है वो है 1/लैम्डा अल्फा मिनिमम इज इक्वल टू d/1.22 लैम्डा। बेटे ये रिले ने निकाली थी, इसकी डेरिवेशन उन्होंने नहीं डाली इसमें सिर्फ उन्होंने आपको फार्मूला बताया है कि अल्फा मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा ओवर डी। ठीक हो गया? द स्मॉलर द वैल्यू अल्फा मिनिमम ग्रेटर द रिजॉल्विंग पावर। जितना अल्फा मिनिमम छोटा होता जाएगा, रिजॉल्विंग पावर उतनी अच्छी होगी, यानी वो उतनी छोटी छोटी पॉइंट पर जाकर उसको चेक करेगा। बिकॉज बिकॉज टू डिस्टेंस और because two distant objects which are close together can then be seen separate through the instrument, तो इससे क्या होगा कि हम उनको अलग-अलग देख सकेंगे। इन द केस ऑफ ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर में रेजोल्यूशन के बेटा ये होता है। Thus, we see that a grating with a high resolving power can distinguish smaller difference in the wavelength. अब इसमें जो बेटा डेल है वो बता रहा है कि छोटे से छोटे जो हमारे पास लैम्डा का डिफरेंस है मैं वो भी नोटिस कर सकता हूँ। If n is the number of the ruling on the grating, it can be shown as the resolving power in the nth order. अगर हम उसका nth order में देखेंगे तो वो n क्रॉस m होगा, ठीक है? n उसके नंबर ऑफ रूलिंग है, m उसका ऑर्डर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आपकी रिजॉल्विंग पावर आ जाएगी। जितनी अच्छी आएगी उतना अच्छा आपके पास ग्रेटिंग एलिमेंट।